नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और आपको बता दें कि इस वक्त हम बहादुरगढ़ के औद्योगिक इकाई सेक्टर 17 के अंदर हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ में जो शख्सियत है वो विजय मदान जी है। और ऐसा कोई शख्स बहादुरगढ़ के अंदर नहीं है जो कोई फैक्ट्री मालिक जो है जो विजय मदान जी को नहीं जानता होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में विजय मदान जी ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की नींव रखी थी। और अपनी फैक्ट्री की नींव के माध्यम से विजय मदान जी ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है, उनके बच्चों को पालन पोषण करने का एक जरिया बने हैं। बहादुरगढ़ के अंदर इंडस्ट्री बहुत कम संख्या में थी। उस वक्त विजय मदान जी यहाँ पर आए थे और इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी और अपनी फैक्ट्री के माध्यम से रोज़गार लोगों तक पहुँचाया था। आप सबको पता है कि जिस तरह से जो लॉकडाउन लगा, सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया कोरोना के चलते, और उस समय में जिस तरह से जो उद्योगपति है उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद जिस तरह से मज़दूरों को भी घर पर जा कर के जो तनख्वाहें हैं फैक्ट्री मालिकों के द्वारा वो भी दी गई है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्री मालिकों के द्वारा सही गई है। लेकिन बावजूद इसके अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो फैक्ट्री मालिकों का बड़ा ही एक पॉजिटिव संदेश है कि हमने जो सहा है, अब जिस तरह से लॉकडाउन खुला है, सरकार ने छूट दी है लॉकडाउन के बाद से, उसके बाद हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ सुचारू रूप से चलाएं और जो मज़दूर तबका है उनको रोज़गार दें, उनके परिवार को जो स्थिति जो इस समय लॉकडाउन के समय में हुई है उससे किस तरह से उभारें। और हर तरीके से जो है उद्योगपतियों का पूरा योगदान सरकार के साथ में रहा है। तो उसी बात को जानने और समझने के लिए हमारे साथ में विजय मदान जी है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पुराने उद्योगपतियों में ये हैं और बहुत ही अच्छे विचार इनके हैं। इनसे जानेंगे समझेंगे कि इनका किस तरह का कार्यकाल रहा है, और लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से जो मोदी सरकार के आने से जो फैक्ट्रियों के अंदर लोगों ने जिस तरह से लोगों को रोज़गार दिए हैं फैक्ट्री मालिकों के द्वारा। फैक्ट्री मालिक परेशान ज़रूर है क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों के द्वारा पूरा सपोर्ट सरकार को किया जा रहा है। तो हम चर्चा करेंगे विजय मदान जी से। सर, विजय मदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो नमस्कार सर, ये बताएं कि आप इतने पुराने इंडस्ट्री मालिक हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो है कंपनी आपने यहाँ पर चलाई है, आपने देखा है बहादुरगढ़ को, तो अब जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बताएं सर। बहादुरगढ़ में जब मैं 1990 में यहाँ आया था तो यहाँ करीब 119 फैक्ट्रियाँ थी, सिर्फ छोटी बड़ी मिला के। और बहादुरगढ़ में लोग आने से डरते थे, कहते थे ये जाटों की नगरी है, यहाँ गुंडे बदमाश ज़्यादा हैं, और इस तरह से बहादुरगढ़ का लोगों ने नाम बदनाम कर रखा था। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मुझे आज 31 साल हो गए यहाँ बहादुरगढ़ में। यहाँ मुझे बहादुरगढ़ में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई वो नहीं मिला। यहाँ एक भय मुक्त वातावरण था जिसको कि हमने उजागर किया, और उसके बाद इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ती चली गई। आज बहादुरगढ़ में कम से कम 20,000 इंडस्ट्री है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क जो सरकार ने यहाँ बनाया है वो एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ा कदम था। आप सुनकर हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में पहले जूते चप्पल फुटवेयर जो है 90% चाइना से आ रहे थे, और यहाँ सिर्फ उनकी असेंबली होती थी। आत्मनिर्भर जो मोदी जी ने स्लोगन दिया, मोदी जी के आने के बाद यहाँ के फैक्ट्री वालों ने उन हर कंपोनेंट को, जूते के अपर को, सोल को, हर चीज़ को यहाँ जो इवन जुराब भी यहाँ बनाना शुरू किया। और आज बहादुरगढ़ के अंदर पूरे देश के अलावा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जूता इंडस्ट्री जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके अलावा इंजीनियरिंग, केमिकल, हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पर है। और बहादुरगढ़ के अंदर इस वक्त कम से कम, जबकि लॉकडाउन के अंदर सब लोग बहुत परेशान हुए, लेबर भी परेशान हुई, मालिक भी परेशान हुए, उसके बावजूद भी किसी को खाने की दिक्कत नहीं हुई।
राशन मुफ्त मिला सरकार की तरफ से लेबर को, मालिकों की तरफ से उनको सबने किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में लेबर को सहायता करने की कोशिश की। किसी को तनख्वाह दी, किसी को आधी दी, किसी को स्टाइपेंड दिया, कुछ भी करके लेबर को रिटेन करने की कोशिश की। आज लॉकडाउन के बाद यहाँ की इंडस्ट्री फिर रिवाइवल मोड पे है और आज जो है बहादुरगढ़ के अंदर पिछले 3 महीने में सेकेंड लॉकडाउन खुलने के बाद में कम से कम नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। ये एक देश के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ जो है आप रोज़गार के मामले में बहादुरगढ़ इस वक्त सबसे अग्रसर है। जबकि आप गुड़गांव में देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री बड़े प्रॉब्लम में है, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री प्रॉब्लम में ज़रूर अंदर से सब लोग परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इंडस्ट्री को चला रहे हैं और किस तरह से जूझ के देश को आगे ले जाने के लिए प्रगतिशील हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं सब लोग। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जब लॉकडाउन लगा उसके बाद पटरी पर जो दोबारा से इंडस्ट्री चालू हुई है, काफ़ी जो समस्याएं उद्योगपतियों के सामने इस तरह की आई होंगी, क्योंकि परिवार भी चलाना है और अपनी जो कंपनी के अंदर जो लेबर काम कर रही है उनको भी देखना है। एक बहुत बड़ा एक सर्वाइवल समय उसको कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये एक चैलेंजिंग टाइम था और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग टाइम है। और इस चैलेंजिंग टाइम में जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हिम्मत करके ये सब चीज़ों को सुलझाया है। आज हमारे यहाँ पर फैक्ट्री के यहाँ पास में, बिल्कुल गेट के पास में कैंप लगा के वैक्सीनेशन हुआ है। हमारी सारी लेबर को वैक्सीनेशन हो चुका है। आसपास की सब लेबर को बुला के सबको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर कोरोना के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया और हमारे आसपास के लोगों में सबसे कम कोरोना के केसेस हुए हैं, सबसे कम। बहादुरगढ़ एक ऐसा इलाका था जो फर्स्ट लॉकडाउन में भी और सेकंड लॉकडाउन में भी सबसे कम यहाँ पर कोरोना के केसेस हुए। हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इनसे कहीं ज़्यादा, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हुए, फरीदाबाद में हुए, सोनीपत में हुए, लेकिन बहादुरगढ़ सबसे सेफ़ था। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है और बहुत ही शांत, बहुत ही हर तरीके से ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ जो है इंडस्ट्री बहुत सफल है और बहुत अच्छे से चल रही है यहाँ की इंडस्ट्री। और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिल्कुल नियरेस्ट दिल्ली से लगा हुआ है, सब दिल्ली से ही आते हैं। उनको किसानों के आंदोलन की वजह से तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, वो 50-50 किलोमीटर घूम के गाँव से आना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा वक्त अपने व्यापार को दे रहे हैं। हमारी तो किसानों से भी हमने कई बार अपील की कि भैया हम ये सड़कें छोड़ दो, आपको कुछ करना है तो बाहर जाके करो। वैसे तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसान नहीं है। हम लोग तो रोज़ देखते हैं शाम को यहाँ बैठ के शराब पी रहे होते हैं, तमाशे कर रहे होते हैं। ये सब दलाल हैं, इसमें किसान कोई भी नहीं है। और यहाँ सब एक आदमी रजिस्टर लेके घूम रहा होता है, इन सब की हाज़िरियाँ ले रहा होता है, इनकी हाज़िरियाँ लगती हैं, इनको पैसे मिलते हैं। और ये किसान आंदोलन एक फर्जी किसान आंदोलन है। इससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है और हमारा माल भी जो आता है 50-50, 100-100 किलोमीटर घूम के आता है। हमारे माल जाते हैं, उनके ट्रक में भी पेट्रोल डीजल फालतू लग रहे हैं। हम लोग भी आते हैं, हमें गाड़ी में आने में बहुत समस्या होती है। और ये सरकार से निवेदन है कि इस किसान आंदोलन को सख्ती के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसान कोई नहीं है, इसमें सब दलाल गुंडे बदमाश बैठे हुए हैं। और यहाँ हाजिरियाँ लगती हैं रजिस्टर लेके। अगर शाम के टाइम पे आप घूमो तो आपको पता लगेगा, इनको शाम के टाइम पे पैसे बटते हैं। और यहाँ शराब की दुकानें सबसे ज़्यादा चल रही हैं, शाम को सारी शराब खाली हो जाती है हर दुकान में से। ये सिर्फ ये बैठ के यहाँ शराब पीते हैं और यहाँ बैठ के यहाँ पर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आप जो बता रहे हैं इस विषय पर क्लस्टर में भी एक जो एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक ली गई थी, पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि जितने भी उद्योगपति हैं बहादुरगढ़ के, तमाम लोगों के द्वारा ये शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी की गई है कि जो है एक साइड का कम से कम रास्ता खुलवा दिया जाए। दूसरा, इस मामले को लेकर के अभी पीछे आयोग में भी, मानवाधिकार आयोग में भी एक पत्र लिखा गया था फुटवेयर एसोसिएशन और बीसीसीआई चैम्बर के पदाधिकारियों के द्वारा।
तो बहुत सारी समस्याएं इस प्रकरण में आ रही है, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे हैं कि रास्ते अब बहुत ज़्यादा लंबा काट के आना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और सुभाष जग्गा जी जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि वैसे तो पूरे हरियाणा का नंबर 1 औद्योगिक इलाका है फुटवेयर बहादुरगढ़ का, लेकिन अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पलायन करने की हो चुकी है। फैक्ट्री मालिक यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करने को खुश नहीं है, तो इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, ये सरकार को किसान आंदोलन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये तो, इसमें किसान को कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ दलालों का नुकसान है। और ये सब दलाल बैठे हुए हैं, और दलाल भी जो है राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित लोग हैं। ये लोग राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हैं और इनको राजनीतिक पार्टियों से फंड मिल रहे हैं। ये एक तरह से राजनीतिक आंदोलन है, ये कोई भी अन्नदाता का आंदोलन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री जो है, बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही जुझारू है। वो इन चीज़ों से डरता नहीं है और ना ही भागने वाला है, लड़ने वाला है वो। और वो इन चीज़ों से बहुत सख्ती से निपटने को तैयार है, अगर प्रशासन उनको थोड़ा सा साथ दे तो। और प्रशासन को चाहिए कि जो रास्ता है हाईवे का, वो रास्ता खोल देना चाहिए, और जिससे कि इंडस्ट्री की एक समस्या ये तो ख़त्म हो कि आने जाने में जो समय ख़राब हो रहा है या और इस तरह से जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है, हमारी जो लेबर आती है उनको जो आने जाने में समस्या हो रही है, बसेस नहीं आ पा रही हैं, घूम के आती हैं, उनको 2-2 घंटे फालतू लगते हैं पहुंचने में, वो थोड़ी सी कम होंगी। और यहाँ पर बहादुरगढ़ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ कम से कम आप ये मान के चलो कि अगर ये थोड़ी सी सरकार हमें इस प्रकार की सहायता दे, रास्ता वास्ता खोलने की, तो यहाँ तो आप ये समझ लो कि लॉकडाउन का जो भी, या ये जो संक्रमण का जो काल बीता है, हमारी तरक्की 6 महीने में दुगनी तिगनी हो जाएगी। अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो मेरे पास, अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको अगले 2-4 दिन में रेवेन्यू क्यों बता दूंगा कि बहादुरगढ़ में रेवेन्यू कितना बड़ा है। रेवेन्यू बहादुरगढ़ के अंदर पिछले 1 साल के अंदर हर महीने, लॉकडाउन के पीरियड छोड़ के हर महीने बढ़ रहा है रेवेन्यू कलेक्शन। और बहादुरगढ़ एक बहुत प्रगतिशील इंडस्ट्रियल एरिया है, और शहर भी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप मानोगे नहीं, आप जाओ वहाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है, बेहिसाब बढ़ रही है। गुड़गांव में कम हो रही, फरीदाबाद में कम हो रही, सोनीपत में कम हो रही, लेकिन बहादुरगढ़ में सिर्फ एक ऐसा इलाका जहाँ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बहादुरगढ़ एक बड़ा प्रगतिशील और शांत शहर है। ये हमें एक समझना चाहिए, और मुख्यमंत्री को एक स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए बहादुरगढ़ के लिए। बहादुरगढ़ के लिए मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आएँ, हमारे साथ चर्चा करें और इन चीज़ों के हल निकालें। और ये हल निकल सकते हैं, और हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। जैसे कहेंगे हम उस तरीके से उनके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो कंपनियां हैं वो जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल कर रही है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में अब इस वक्त आ चुके हैं कि उनकी जो कंपनियां हैं वो चल नहीं रही है। बहुत सारी जो MI पार्ट 1 और पार्ट A की बात करें तो वहाँ पर जो है फैक्ट्री अब बंद करने की स्थिति है, लोग बाग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो कैसे समाधान देखते हैं आप इस चीज़ का? वहाँ की बड़ी मेजर समस्या ये है कि MI पार्ट 1 और पार्ट B जो है वो बिल्कुल किसानों ने घेर रखा है। उसके चारों तरफ किसान बैठे हैं, उसके अंदर गाड़ी लाना ले जाना, टेम्पू ट्रक लाना ले जाना बहुत भारी समस्या है। ट्रक तो उसमें घुस ही नहीं सकता, टेम्पू या छोटे छोटे 3 व्हीलर से सामान लोग ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या में है। उनकी समस्या का समाधान जो है वो, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहाँ सड़कों पे जो किसान बैठे हैं उनको वहाँ से उठाना चाहिए। हम तो खुद भी उठा सकते हैं, हमारे में बहुत क्षमता है, हम यहाँ का इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत क्षमता है। वो इन गुंडे बदमाशों को 2 दिन में उठा दे, परंतु अगर प्रशासन साथ दे और प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो वो 2 दिन में हट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो वाला इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली बहुत मेजर क्राइसिस में है इस वक्त। वहाँ पर ना लेबर घुस पा रही है और ना ही वहाँ पर ट्रक टेम्पो घुस पा रहे हैं। माल आने जाने में दिक्कत है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है।
क्योंकि वहाँ हर चौराहे पे, हर सड़क पे, हर तरफ, चारों तरफ से किसानों ने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करके और वहाँ घेर के बैठे हुए हैं और वहाँ बदमाशी करते हैं, शराब पीते हैं। वहाँ पर जो फीमेल स्टाफ आता है उनको आने जाने में दिक्कत है, लोगों ने आना छोड़ दिया फीमेल स्टाफ ने, सिर्फ इन लोगों की बदतमीजियों की वजह से। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी पीछे जो HSIDC के MD साहब ने भी दौरा किया है और जो फुटवेयर पार्क एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों के द्वारा एक SDM को मांग पत्र भी दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, सरकार इस पर कितना कुछ करने वाली है, क्या कुछ निकल के आएगा? क्योंकि अभी कल कल जो है भारत बंद भी था और उसका भी पूरा असर यहाँ पर देखने को मिला। जो उद्योगपतियों के जो गाड़ियाँ हैं, माल के ट्रक हैं, वो सारे के सारे जहाँ रुक गए थे और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। देखिए, जो ज्ञापन दिए गए हैं सरकार उस पर विचार कर रही है और हरियाणा सरकार बहुत ही सेंसिटिव है इन मामलों के ऊपर। वो हर आदमी का, छोटे से छोटी आखिरी लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी का भी ध्यान रखने की कोशिश करती है। खट्टर सरकार बहुत ही सेंसिटिव है और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अन्नदाता के नाम से दूसरी जो पार्टियां हैं राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, वो जो है एक सेंसिटिव इशू बन जाता है इन चीज़ों से। तो थोड़ा सा सरकार उस मामले में आके थोड़ा दब जाती है। परंतु अगर ये इस तरीके से अपने ढंग से इन लोगों ने नहीं इन चीज़ों को रोका तो सरकार, मोदी जी एक इस प्रकार के आदमी हैं कि वो डंडे से भी डील करना जानते हैं। उन्होंने बहुत दुनिया ठीक की है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है क्योंकि सबको मालूम है ये क्या है, ये कौन लोग हैं। ये एक्चुअली किसान नहीं है, इसमें कोई भी किसान नहीं है। इसमें सब जो हैं वो दलाल हैं और ये सब शाम को यहाँ पर शराब पी के उल्टे पड़े होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, एक चीज़ ये बताएं कि जैसे पहले की अपेक्षा अब जो है जैसे क्लस्टर बना रखा है यहाँ पर बच्चों को रोज़गार के प्रति ट्रेनिंग भी दी जाती है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और रोज़गार की गारंटी का भी यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है। कम से कम जो आदमी यहाँ पर क्लस्टर में ट्रेनिंग लेता है तो उसको 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी का गारंटी का भी यहाँ पर वो किया जाता है जो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो है रोज़गार के प्रति जो है निकाली गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि जैसे जो खट्टर साहब हैं वो जिस तरह से रोज़गार दे रहे हैं युवाओं को, औद्योगिक इकाइयों के अंदर रोज़गार मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बुराइयाँ की जा रही है कि रोज़गार नहीं है? बहादुरगढ़ में रोज़गार देने की बात करके सरकार यहाँ पर बनी थी लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी तो मैंने ही अपनी फैक्ट्री के अंदर ITI से 15 लोग रखे हैं। अच्छा। मैंने अपनी फैक्ट्री में ITI से 15 अप्रेंटिस रखे हैं। अच्छा। रोज़गार तो जितना बहादुरगढ़ में क्रिएट हो रहा है इतना आसपास शायद कहीं नहीं हो रहा होगा। बहादुरगढ़ के अंदर तो रोज़गार की लाइन लगी हुई है, हर फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ है आवश्यकता है इस तरह के आदमी की, आवश्यकता है इस तरह के आदमी की, आवश्यकता है इस तरह के आदमी की। इस प्रकार के हर फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ तो आदमी की रोज़गार की इतनी डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 महीने में कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर काम पे लगे हैं और अभी ये सड़कें वड़कें खुल जाएँ तो ये 1 लाख से और 1 लाख और बढ़ जाएगा। ये तो बहादुरगढ़ तो सबसे प्रगतिशील इंडस्ट्रियल एरिया है और सबसे साफ़ सुथरा। ये जो HSIDC नया डेवलप हुआ है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये इतना, इससे सुंदर तो इंडस्ट्रियल एस्टेट ही कोई नहीं है। यहाँ तो विदेशी कंपनियाँ, जापानी योकोहामा कंपनी टायर बना रही है जो OEM है सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। यहाँ रिलैक्सो जो है वो पिछले 30 साल में 100 रुपये से 2000 करोड़ पे पहुँच गई बहादुरगढ़ के अंदर। एक्वालाइट ने तरक्की की, इस प्रकार हम की प्रोजेक्ट है, हमने बहुत तरक्की की। यहाँ हर प्रकार की इंडस्ट्री ने पिछले 10-15-20 साल के अंदर बहुत तरक्की की है और सबसे अच्छा और शांति प्रिय और सबसे प्यारा ये डिस्ट्रिक्ट है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अब ध्यान भी दे रहा है। खट्टर सरकार इस तरफ ध्यान भी दे रही है और थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है और ये ITI, डिप्लोमा, इंजीनियर, MBA सब तरह के लोगों को नौकरी मिल रही है यहाँ पर और खूब अच्छा रोज़गार क्रिएट हो रहा है यहाँ पर।
बहादुरगढ़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मदान जी। और ये थे हमारे साथ में विजय मदान जी, जो कि की प्रोजेक्ट के ओनर हैं। और आपको ये बता दें कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ का जो औद्योगिक इलाका है वो रोज़गार दे रहा है, लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा है। कई ऐसे भ्रामक प्रचार बताए जा रहे हैं जो कि खट्टर को साहब को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रोज़गार मेले भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कई, लेकिन यहाँ पर एक समस्या उद्योगपतियों की ज़रूर है, क्योंकि जो किसानों ने जो सड़कें जाम की है, उस सड़कों के जाम होने के कारण किसानों का जो बहुत सारा जो भारी संख्या में, अगर हम ये कहें कि भारी मात्रा में नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। दोनों तरफ से जो है वो उद्योगपतियों को यहाँ पर मार झेलनी पड़ रही है। एक तो गाड़ियों का जो किराया है, भाड़ा है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। दूसरा, माल समय पर नहीं पहुँच रहा है। तीसरा, लेबर की सैलरी है। बहुत सारी समस्याएं उद्योगपतियों को इस वक्त है, लेकिन फिर भी बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो अपनी क्षमता के अनुसार वो हर ऐसी स्थिति से खड़े नज़र आते हैं, हर स्थिति को समझते हैं और मज़दूरों को विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे बदलाव इस समय जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार यहाँ पर बनी है तो यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज जिस तरह से विजय मदान जी ने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी उद्योगपति यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो वो एक अपने आप में एक सोचने की बात है। और विजय मदान जी यहाँ पर काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर फैक्ट्री इनकी चल रही है। बहुत पुरानी फैक्ट्री है और ये बहुत करीब से इस यहाँ के इलाके को जानते हैं। और इनसे हमारे द्वारा जो चर्चा की गई उन्होंने बताया बेबाक तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।